तो आज हम बॉटनी के फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सेकंड लेक्चर की रिवीजन करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले तो देखा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस होते हैं वो देखे थे। जैसे यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस के मतलब बार साइड मेम्ब्रेन भी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और मतलब जो डीएनए है वो अच्छे से हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, यानी कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, मतलब उसके बार साइड मेम्ब्रेन भी नहीं होती और उसको बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाइंड तो होता है, यूं नहीं है कि यूं ओपन पड़ा है मतलब पूरे सेल के अंदर, नहीं, बाइंड तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें होता है जैसे डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वो होता है एसिडिक नेचर का। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो होता है बेसिक नेचर का, और हिस्टोन प्रोटीन तो जो सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होता है और अपने को पता है बेसिक नेचर का ही होता है। और उसके बाद जैसे न्यूक्लियोलस है वो यूकैरियोटिक सेल में तो होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। फिर जैसे कुछ एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आती है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जैसे गोल्गी बॉडीज, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होती। फिर जैसे पढ़ा था थोड़ा राइबोसोम के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो तो होता है 70S, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता राइबोसोम, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आरईआर पे भी पाया जाता है। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और आरईआर पे जो राइबोसोम होता है वो तो होता है 80S, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक की तरह 70S। तो ये थोड़ा राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम के बारवाल साइड मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती है, ऑर्गेनल होता है। और उसके बाद जैसे थोड़ा पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड रीजन है जिसके अंदर जो सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है एक लिविंग सेल की वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मतलब इसके भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और सेंट्रोजोम तब बनता है जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे रेंज होते हैं, तब बनता है सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रोजोम भी नहीं होता। और सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और फिर जैसे कुछ एक सेल्स के साइज देखे थे, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर, और ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, और ओस्ट्रिच एग है वो लार्जेस्ट सेल होती है, और जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था। जैसे पहले तो देख लेते प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आता है, तो प्रोकैरियोट्स में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और माइक्रोप्लाज्मा जीनस, और इसी में भी आता है पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि कैटल के जो लंग्स हैं उनके बारवाल साइड प्लूरल फ्लूइड होता है, और उसके अंदर से एक ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया गया था जो कि उसमें न्यूमोनिया डिजीज करता था, तो इस वजह से इसका नाम पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पड़ गया। उसके बाद जैसे बैक्टीरिया की शेप देखी थी, तो बैक्टीरिया की शेप मेनली 4 टाइप की होती है, कोकस, बेसिलस और विब्रियो और स्पिरुलम। यानी कोकस तो स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया, और बेसिलस रोड लाइक होता है, और विब्रियो कोमा शेप, और स्पिरुलम स्पाइरल शेप। ये बैक्टीरिया के 4 शेप देखे थे। और उसके बाद देखा था कि बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो मतलब सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो कि उसका मेन डीएनए होता है, जिसको जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, यानी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, और वैसे इसका नाम होता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या,
प्लाज्मिड मतलब है जीनोमिक डीएनए के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी पाई जाती है, और ये लगभग बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये इसका फिनोटिपिक करेक्टर है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है ये चीज़ कि कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और मतलब है या नहीं है। ये जीनोटिपिक करेक्टर नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का होना फिनोटिपिक करेक्टर है। और उसके अलावा इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी इनवेजिनेशन के कारण मेसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और फिर देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती और वो अलग अलग टाइप के मटेरियल को स्टोर करने के काम आते हैं। इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल। ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन स्टोर होता है और फॉस्फेट ग्रेन्यूल में फॉस्फेट स्टोर होता है और साइनोफिशियन ग्रेन्यूल में प्रोटीन स्टोर होता है। और गैस वैक्यूल के जैसे एग्जांपल देखे थे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिनमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वो फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये मतलब देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, और मेनली इसमें अपन इतना ही पढ़ा था।